हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीएससी की पुस्तक दौड़, जिसकी लेखिका है ममता कालिया, उसका सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम सेकंड पार्ट चलते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के 3 जादुई अक्षरों ने बहुत से नौजवानों के जीवन और सोच की दिशा ही बदल डाली थी। ये 3 अक्षर थे MBA। नौकरियों में आरक्षण की आंधी से सकपकाए सावर्ण परिवार धड़ाधड़ अपने बेटे बेटियों को MBA में दाखिल होने की सलाह दे रहे थे। जो बच्चा पवन, शिल्पा और रोजविंदर की तरह कैट मैट जैसी परीक्षाएं निकाल ले वह तो ठीक है, और जो ना निकाल पाए उसके लिए लंबी चौड़ी कैपिटेशन फीस देने पर MMS के द्वार खुले थे। प्रतिष्ठा हर बड़ी संस्था ने ये 2 तरह के कोर्स बना दिए थे। एक के जरिए वह प्रतिष्ठा अर्जित करती थी, तो दूसरे के जरिए धन समाज की तरह शिक्षा में भी वर्गीकरण आता जा रहा था। MBA में लड़के वर्ष भर पढ़ते, प्रोजेक्ट बनाते, रिपोर्ट पेश करते और हर छात्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जी तोड़ मेहनत करते। MMS में रईस उद्योगपतियों, सेठों के बिगड़े शहजादे NRI कोटे से प्रवेश लेते, जमकर वक्त बर्बाद करते और 2 की जगह 3 साल में डिग्री लेकर अपने पिता का व्यवसाय संभालने या बिगाड़ने वापस चले जाते। शरद के पिता इलाहाबाद के नामी चिकित्सक थे। संतान को MBBS में दाखिल करवाने की उनकी कोशिश नाकामयाब रही तो उन्होंने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा, डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, MBA ही करके दिखा दो तो जानूं। संयोग से पहली बार में शरद ने कैट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और IIM अहमदाबाद में दाखिल हो गया। वहीं कैंपस प्लेसमेंट में उसे सनशाइन में नौकरी मिल गई, पर इसे सफल होना इतना आसान नहीं था। उसने अपने पिता का कठोर चेहरा याद आता और वह सोच लेता, नौकरी में चाहे कितनी फजीहत हो वह सब सह लेगा, पर पिता की हिकारत वह नहीं सहेगा। कंपनी के MD जब तब हेड ऑफिस में आकर चक्कर काट जाते, वे अपने मैनेजरों को भेजकर जायजा लेते और शरद व उसके साथियों पर बरस पड़ते। पूरे मार्केट में बिल्ली छाई हुई है, शोरूम से लेकर होर्डिंग और बैनर तक सब जगह बिल्ली ही बिल्ली। आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर स्टोरेज की किल्लत है तो बिल्ली के लिए क्यों नहीं सनशाइन क्यों? शरद और साथी अपने पुराने तर्क प्रस्तुत करते तो MD ताम्रपर्णी साहब और भड़क जाते। बिल्ली पालिश क्या फॉर्म सूज पर भी लगाई जा रही है या उससे चप्पल चमकाई जा रही है? इस बार उन्होंने शरद और उनके साथियों को निर्देश दिया कि नगर के मोचियों से बात कर रिपोर्ट दे कि वे कौन सी पॉलिश इस्तेमाल करते हैं और क्यों। MD तो फूफा कर चलते बने, लड़कों को मोचियों के सिर खपाने के लिए छोड़ गए। शरद और उसके सहकर्मी सुबह 9 बजे से 12 बजे के समय शहर के मोचियों को ढूंढते, उनसे बात करते और नोट्स लेते। दरअसल बाजार में दिन पर दिन स्पर्धा कड़ी होती जा रही थी। उत्पादन, विपणन और विक्रय के बीच तालमेल बैठाना दुष्कर कार्य था। एक उत्पाद की टक्कर में 20-20 वैकल्पिक उत्पाद थे। इन सब को श्रेष्ठ बनाते विज्ञापन अभियान थे, जिनके प्रचार प्रसार में मार्केटिंग का काम आसान की बजाय मुश्किल होता जाता। उपभोक्ता के पास एक एक चीज के कई चमकदार विकल्प थे। रोजविंदर ने पुरानी कंपनी छोड़कर इंडिया लीवर के टूथपेस्ट डिवीजन में काम संभाला था। उसे आजकल दुनिया में दांत के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। वह कहती थी, हमारी प्रोडक्ट के एक एक आइटम को इतना प्रचारित कर दिया गया है कि अब इसमें बस साबुन मिलाने की कसर बाकी है। रेडियो और टीवी पर दिन में 100 बार दर्शक और श्रोता चेतना को झकझोरता विज्ञापन मार्केटिंग के प्रयासों में चुनौती और चेतावनियों का काम करता। उपभोक्ता बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ टूथपेस्ट खरीदता तो एक बारगी पूरी ना होती दिखती वह वापस अपने पुराने टूथपेस्ट पर आ जाता, बिना यह सोचे कि उसे अपने दांतों की बनावट, खान पान के प्रकार और प्रकृति और वंशानुगत सीमाओं पर भी गौर करना चाहिए। शरद को लगता बूट पॉलिश बेचना सबसे मुश्किल काम है, तो रोजविंदर को लगता ग्राहकों के मुंह नया टूथपेस्ट चढ़ाना चुनौती परक है, और पांडे को लगता वह अपनी कंपनी का टारगेट विक्रय लक्ष्य कैसे पूरा करे। खाली समय में अपने उत्पाद पर बहस करते करते वे इतना उत्पाद करते कि लगता सफलता का कोई सट्टा खेल रहे हैं। पवन म्यूजिक सिस्टम पर गाना लगा देता, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वह सनी टूथपेस्ट जिसे मिला। रोजविंदर गाने की लाइन पूरी करती। एनाग्राम फाइनेंस कंपनी के सौजन्य से शहर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर
विशाल परिसर में बेहद सुंदर साज सज्जा की गई। गुजरात वैसे भी पंडाल रचना में परंपरा और मौलिकता के लिए विख्यात रहा, फिर भी इस आयोजन में बजट की कोई सीमा न थी। पवन, शिल्पा, रोजू, शरद और अनुपम ने पहले ही अपने पास मंगवा लिए थे। पहले दिन नृत्य का कार्यक्रम था, अगले दिन तालवाद्य का और पंडित भीमसेन जोशी का गायन, और तीसरे दिन हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन और शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। अहमदाबाद जैसी औद्योगिक व्यापारिक नगरी के लिए यह एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक संगम था। आयोजन का समस्त प्रबंध AFC के युवा मैनेजरों के जिम्मे था। मुक्तागन में 15,000 दर्शकों के बैठने का इंतजाम था। परिसर के 4 कोनों तथा बीचों बीच में 2 जगह विशाल सुपर स्क्रीन लगे थे, जिन पर मंच के कलाकारी की छवि पड़ रही थी। इससे मंच से दूर बैठे दर्शकों को भी कलाकार के समीप होने की अनुभूति हो रही थी। दर्शकों की सीटों से हटकर परिसर की बाहरी दीवार के करीब एक स्नैक बार लगाया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क था, हालांकि खान पान के लिए सबको 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कूपन खरीदना अनिवार्य था। दूसरे दिन पवन भीमसेन जोशी को सुनने गया था। सुपर स्क्रीन पर भीमसेन जोशी, महाभीमसेन जोशी नजर आ रहे थे। सब है तेरा अंतरे पर आते आते उन्होंने हमेशा की तरह सुर और लय का समा बांध दिया, लेकिन पवन को इस बात से उलझन हो रही थी कि आसपास की सीटों के दर्शकों की दिलचस्पी गायन से अधिक खान पान में थी। वे बार बार उठकर स्नैक बार जाते, वहां से अंकल चिप्स के पैकेट और पेप्सी की बोतल लाते। देखते ही देखते पूरे माहौल में राग अहीर भैरव के साथ कुर्र कुर्र चर्र चर की ध्वनियाँ भी शामिल हो गई थी। अधिकांश दर्शकों के लिए वहाँ देखे जाने के अंदाज में उपस्थित महत्वपूर्ण थी। पवन ने अपने शहर में इस कलाकार को सुना था। मेहता संगीत समिति के हाल ही में खचाखच भीड़ की स्तब्ध सराहना में सम्मोहित इलाहाबाद में आज भी साहित्य संगीत के सर्वाधिक मर्मज्ञ और रसज्ञ नजर आते हैं। वहाँ इस तरह बीच में उठकर खाने पीने की कोई सोच भी नहीं सकता। अपने शहर के साथ ही घर की याद उमड़ आई। उसने सोचा प्रोग्राम खत्म होने पर घर फ़ोन करेगा। माँ इस वक्त क्या कर रही होगी? शायद दूध में जामन लगा रही होगी। दिन का आखिरी काम पापा क्या कर रहे होंगे? शायद समाचारों की 50वीं किस्त सुना रहे होंगे। भाई क्या कर रहा होगा? वह जरूर टेलीफोन में चिपका होगा। उसके कारण फ़ोन इतना व्यस्त रहता कि खुद पवन को अपने घर बात करने के लिए PCO पर एक घंटे बैठना पड़ जाता था। अंततः जब फ़ोन मिलता, सघन से पता चलता कि माँ पापा अभी आंख लगी। कभी उनसे बात होती, कभी नहीं होती। जब माँ निंदा से स्वर में पूछती, कैसे हो पुन्नू, खाना खा लिया, चिट्ठी डाला करो, वह हर बात पर हाँ हाँ कर देता, पर तसल्ली नहीं होती। उसका अपनी माँ से बेहद जीवंत रिश्ता रहा। फ़ोन से जैसे यंत्र को बीच में डालकर सिर्फ उस तक पहुँचा जा सकता, उसने पुनर्सृजित नहीं किया जा सकता। वह माँ के चेहरे की एक जुम्बिश देखना चाहता था। पिता हंसते हुए अद्भुत सुंदर लगते। इतनी दूर बैठकर पवन को लगता माता पिता और भाई उसके एल्बम इतनी दूर बैठकर एल्बम की सबसे सुंदर तस्वीरें। उसे लगा अब सघन किससे उलझता होगा। सारा दिन उस पर लदा रहता था, कभी तकरार में, कभी लाड़ में। कई बार सघन अपना छुटपन छोड़कर बड़ा भैया बन जाता। पवन किसी बात से खिन्न होता तो सघन उसे लिपट कर मनाता। भैया बताओ क्या खाओगे? भैया तुम्हारी शर्ट आयरन कर दे। भैया हमें सिविल लाइंस ले चलोगे? साहित्य प्रेमी माता पिता के कारण घर में कभी कमरे किताबों से अट्टे पड़े रहते। स्कूल की पढ़ाई में बाहरी सामान किताबें पढ़ने का अवकाश नहीं मिलता था, फिर भी थोड़ा बहुत वह पढ़ जाता था। अपने पापा और मम्मी को उकसाने के कारण उन्होंने उनसे प्रेमचंद की कहानियाँ और कुछ लेख पढ़ने को दिए थे। कफन पूस की रात जैसी कहानियाँ उसके जेहन पर नक्श हो गई थी, लेकिन लेखों के संदर्भ सब गड़बड़ हो गए थे। अध्ययन के लिए अब अवकाश भी नहीं था। कंपनी की कर्मभूमि ने उसे इस युग का अभिमन्यु बना दिया था। घर की बहुत हुड़क उठने पर फ़ोन पर बात करता। एक आंख बार बार मीटर स्क्रीन पर उठ जाती। छोटा कोई चुटकुला सुनाकर हंसता। पवन भी हंसता, फिर कहता, अच्छा छोटू अब काम की बात कर। 40 रुपए का हंस लिया हम लोगों ने। माँ पूछती, तुमने गद्दा बनवा दिया? वह कहता, हाँ माँ बनवा लिया। सच्चाई यह थी कि गद्दा बनवाने के लिए फुर्सत ही उसके पास नहीं थी। घर से फोम की रजाई लाया था, उसी को बिस्तर पर गद्दे की तरह बिछा रखा था, पर उसे पता था कि नहीं कहने पर माँ नसीहतों के ढेर लगा देगी। गद्दे के बगैर कमर अकड़ जाएगी। मैं यहाँ से बनवा कर भेजूँ, अपना ध्यान भी नहीं रख पाता। ऐसी नौकरी किस काम की? पब्लिक सेक्टर में आ जा, चैन से तो रहेगा।
अहमदाबाद इलाहाबाद के बीच एसटीडी कॉल की पल्स रेट दिल की धड़कन जैसी सरपट चलती। 3, 6, 9, 12 5 मिनट बात कर अभी मन भी नहीं भरा था कि 100 रुपये निकल जाते। तब उसे लगता टाइम इज़ मनी। वह अपने को धिक्कारता कि घर वालों से बात करने में भी वह महाजनी दिखा रहा है, पर शहर में अन्य मुद्दों पर इतना खर्च हो जाता कि फ़ोन के लिए 500 से ज़्यादा गुंजाइश बजट में ना रख पाता था। शहर की शनि की शाम पवन हमेशा की तरह अभिषेक शुक्ल के यहाँ पहुँचा तो पाया वहाँ माहौल अलग है। प्राय यह होता कि वह अभिषेक, उसकी पत्नी राजुल और उनके नन्हे बेटे अंकुर के साथ कहीं घूमने निकल जाता। लौटते हुए वे बाहर ही डिनर ले लेते थे या कहीं से बढ़िया सब्जी पैक कराकर ले आते और ब्रेड के साथ खाते। आज अंकुर जिद पकड़े था कि वह पार्क नहीं जाएगा, बाजार जाएंगे। राजुल उसे मना रही थी, अंकुर पार्क में तुम्हें भालू दिखाएंगे और खरगोश भी, वो सब हमने देख लिया, हम बाजार देखेंगे। हार कर वे बाजार चल दिए। खिलौनों की दुकान देखकर अंकुर अड़ गया। कभी वह एयरगन हाथ में लेता, कभी ट्रेन। उसके लिए तय करना मुश्किल था कि वह क्या ले। पवन ने इलेक्ट्रॉनिक बंदर उसे दिखाया तो 3 बार कूदता और खो खो करता। अंकुर पहले तो चुप रहा। जैसे ही वे लोग दाम चुकाकर बंदर पैक कर चलने लगे, अंकुर मचलने लगा। बंदर नहीं, गन लेगी। राजुल ने कहा, गन गंदी है, बंदर अच्छा है। राजा बेटा बंदर से खेलेगा, हम ठाए ठाए करेंगे, हम बंदर फेंक देंगे। फिर से दुकान पर जाकर खिलौने देके बेमन से एयरगन भी फिर से निकलवाई गई। अभी उसे देख समझ रहे थे कि अंकुर का ध्यान फिर भटक गया। उसने दुकान पर रखी साइकिल देख ली। चिकिल लेना है, चिकिल लेना। वह चिल्लाने लगा, अभी तुम छोटे हो, ट्राईसाइकिल घर में ही है। तो राजुल ने समझाया। अभिषेक की सहन शक्ति खत्म हो रही थी। इसके साथ बाजार आना मुश्किल है। हर बार किसी बड़ी चीज़ के लिए पीछे लग जाता है। घर में खिलौने रखने की जगह भी नहीं है, ये खरीदता चला जाता है। बड़े कौशल से अंकुर का ध्यान वापस बंदर में लगाया गया। दुकानदार भी अब उकता चुका था। इन सब चक्कर में इतनी देर हो गई थी कि कहीं जाने का वक्त ही नहीं बचा। वापसी में वेला गार्डन से सटे मार्केट में भेलपुरी पानीपुरी खाने रुक गए। मार्केट ग्राहकों से ठसाठस भरा हुआ था। अंकुर ने कुछ नहीं खाया, उसे नींद आने लगी। किसी तरह उसे कार में लिटाकर वे घर लाए। अभिषेक ने कहा, पवन तुम लकी हो, अभी तुम्हारी जान को ना बीवी का झंझट है ना बच्चे का। राजुल तू न गई, मेरा क्या झंझट है तुम्हें। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। यह जनरल नहीं, स्पेशल बात थी। मैंने तुम्हें पहले से कहा था मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, तुमको ही बच्चे पड़ी थी। पवन ने दोनों को समझाया, इसमें झगड़े वाली कोई बात नहीं है। एक बच्चा तो घर में होना ही चाहिए, एक से कम तो पैदा नहीं होता, इसलिए एक तो होगा ही होगा। अभिषेक ने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, नो मोर डिस्कशन। लेकिन राजुल का मूड खराब हो गया। वह घर के आखिरी काम निपटाते हुए भुनभुनाती रही, हिंदुस्तानी मर्द को शादी के सारे सुख चाहिए, बस जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मेरा कितना हर्ज हुआ, अच्छी भली सर्विस छोड़नी पड़ी। मेरी सब कलीग्स कहती थी, राजुल शादी करके अपनी आज़ादी चौपट करोगी, और कुछ नहीं। आजकल तो ड्रिंक्स का ज़माना है, डबल इनकम, नो किड्स, दोहरी आमदनी, बच्चे नहीं। मैं सेंटीमेंट के चक्कर में फंस गई। किसी तरह विदा लेकर पवन वहाँ से निकला। कंपनी ने पवन और अनुपम का तबादला राजकोट कर दिया था। वहाँ उन्हें नए सिरे से ऑफिस शुरू करना था, एलपीजी का रिटेल मार्केट संभालना था, पूरे सौराष्ट्र में जीजीसीएल का जंजाल फैलाने की संभावना पर प्रोजेक्ट तैयार करना था। तबादले अपने साथ तकलीफ भी लाते, पर इन दोनों को उतनी नहीं हुई जितनी आशंका थी। इनके लिए अहमदाबाद भी अनजाना था और राजकोट भी। परदेसी के लिए पसंद क्या नापसंद का। अहमदाबाद में इतनी जड़ें जमी नहीं थी कि उखाड़ जाने पर दर्द हो, पर अहमदाबाद राजकोट मार्ग पर डिलक्स बस में जाते समय दोनों को यह जरूर लग रहा था कि वे हेड ऑफिस के ब्रांच ऑफिस की ओर धकेल दिए गए। गुर्जर गैस सौराष्ट्र के गाँवों में अपने पांव पसार रही थी कि इसके लिए वह अपने नए प्रशिक्षार्थियों के दौरे और प्रचार का व्यापक कार्यक्रम समझा चुकी थी। सूचना, ऊर्जा, वित्त और विपणन के लिए अलग अलग टीम ग्राम स्तर पर कार्य करने निकल पड़ी थी। यूँ तो पवन और अनुपम अभी नए ही थे, पर इन्हें 26 प्रशिक्षार्थियों के कार्य का आकलन और संयोजन करना था। राजकोट में वे एक दिन टिकते ही कि अगले ही दिन उन्हें सूरत, भारू, चंकलेश्वर के दौरे पर भेज दिया जाता। हर जगह किसी 3 सितारा होटल में उन्हें टिकाया जाता। फिर अगला मुकाम सूरत के पास हजीरा में भी पवन और अनुपम गए। वहाँ कंपनी के तेल के कुएं थे, लेकिन पहली अनुभूति कंपनी के वर्चस्व की नहीं, अरब महासागर के वर्चस्व की हुई। एक तरफ हरे भरे पेड़ों के बीच स्थित बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, दूसरी तरफ हराता अरब सागर।
एक दिन उन्हें वीरपुर में भेजा गया। राजकोट के से 50 मील पर इस छोटे से कस्बे में जलराम बाबा का शक्तिपीठ था। वहां के पुजारी को पवन ने गुर्जर गैस का महत्व समझाकर 6 गैस कनेक्शन का ऑर्डर दिला दिया। कुछ ही देर में जलराम बाबा के भक्तों और समर्थकों में खबर फैल गई कि बाबा ने गुर्जर गैस बापरे ने इस्तेमाल करने का आदेश दिया। देखते ही देखते शाम तक पवन और अनुपम ने 264 गैस कनेक्शन का आदेश प्राप्त कर लिया। वैसे गुर्जर कनेक्शन का मुकाबला हर जगह आईओसी से था। लोग औद्योगिक और घरेलू इस्तेमाल के अंतर को महत्व नहीं देते थे। जिसमें 4 पैसे बचे वही उन्हें बेहतर लगता था। कई जगह उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी कि घरेलू गैस का इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों में ना किया जाए। किरीट देसाई ने उससे चार दिन की छुट्टी मांगी तो पवन का माथा ठनक गया। निजी उद्यम में 2 घंटे की छुट्टी लेना भी फिजूल खर्ची समझा जाता है। फिर यह तो इकट्ठे 4 दिन का मसला था। किरीट की गैरहाजिरी का मतलब था एक ग्रामीण क्षेत्र से 4 दिनों के लिए बिल्कुल कट जाना। आखिर तुम्हें ऐसा क्या काम आ पड़ा? अगर मैं बताऊंगा तो आप छुट्टी नहीं देंगे। क्या तुम शादी करने जा रहे हो? नहीं सर, मैंने आपको बोला ना, मेरे को जरूर जाना मांगता है। वह कूदने पर पता चला कि किरीट देसाई सरल मार्ग के कैंप में जाना चाहता है। राजकोट में ही 13 मील दूर पर उसके स्वामी जी का कैंप लगा हुआ है। जो काम तुम्हारे माँ बाप के लायक है वह तुम भी अभी से करोगे। पवन ने कहा, नहीं सर, आप एक दिन कैंप के मेडिटेशन में भाग लीजिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं मेडिटेशन प्रिपेयर्स यू फॉर योर मंडेज। ध्यान लगाने से आप सोमवारों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसके लिए छुट्टी की क्या जरूरत? तुम काम से लौटकर भी कैंप में जा सकते हो। नहीं सर, पूजा और ध्यान फुल टाइम काम है। पवन ने बेमन से किरीट को छुट्टी तो दे दी। मन ही मन भुनभुनाता रहा। एक शाम यूं ही कैंप की तरफ चल पड़ा। दिमाग में कहीं यह भी था कि किरीट की मौजूदगी जांच ली जाए। राजकोट जूनागढ़ लिंक रोड पर दाहिने हाथ को विशाल फाटक पर ध्यान शिविर सरल मार्ग पर बोर्ड लगा था। तकरीबन एक स्वतंत्र नगर बसा था। कारों का काफिला आ जा रहा था। इतनी भीड़ थी कि उसमें किरीट को ढूंढना मुमकिन नहीं था। जिज्ञासावश पवन अंदर घुसा। विशाल परिसर में एक तरफ बड़ी सी खुली जगह वाहन खड़े करने के लिए छोड़ी गई थी तो 3/4 भरी हुई थी। वहीं आगे की ओर लाल पीले रंग का पंडाल था। दूसरी तरफ तरतीब से तंबू लगे हुए थे। कुछ तंबुओं के बाहर कपड़े सूख रहे थे। उस भाग में एक फाटक था जिस पर लिखा था प्रवेश निषेध। पंडाल के अंदर जब पवन घुसने में सफल हुआ तब स्वामी जी का प्रवचन समापन प्रक्रिया में था। वे निहायत शांत संयत गहन गंभीर वाणी से कह रहे थे, प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। प्रेम टेलीफोन कनेक्शन नहीं है जो आप सिर्फ एक मनुष्य से बात कर ले। प्रेम वह आलोक है जो समूचे कमरे को, समूचे जीवन को आलोकित करता है। अब हम ध्यान करेंगे। ओम। उनके ओम कहते ही 5000 श्रोताओं से भरे पंडाल में सन्नाटा खिंच गया। जो जहां जैसा बैठा था वह वैसा ही आंख मूंद कर ध्यानमग्न हो गया। आंखें बंद करके 5 मिनट बैठने पर पवन को भी असीम शांति का अनुभव हुआ है। कुछ वैसा जैसा तब होता था जब वह लड़कपन में बहुत भाग दौड़ कर लेता था तो माँ उसे जबरदस्ती अपने साथ लिला लेती और थपथपाते हुए डांटती, बच्चा है की आफत, चुपचाप आंख बंद कर और सो जा। उसे लगा अगर कुछ और देर वह ऐसे बैठ गया तो वाकई सो जाएगा। उसने हल्के से आंख खोलकर अगल बगल देखा। सब ध्यानमग्न थे। देखने से सभी वीआईपी किस्म के भक्त थे। जेब में झांकता मोबाइल फोन और घुटनों के बीच दबी मिनरल वाटर की बोतल उन्हें एक अलग दर्जा दे रही थी। सफलता के कीर्तिमान तलाशते ये भक्त जाने किस जेट रफ्तार से दिन भर दौड़ते अपनी बिजनेस या नौकरी की लक्ष्य पूर्ति के कलपुर्जे बने मनुष्य पर। यहाँ इस वक्त ये शांति के शरणागत थे। कुछ देर बाद सभा विसर्जित हुई। सबने स्वामी जी की मौन नमन किया और अपने अपने वाहन की दिशा में चल दिए। पार्किंग स्थल पर गाड़ियों की घर घराहट और तीखे मीठे हार्न सुनाई देने लगे। वापसी में पवन का किरीट के प्रति आक्रोश शांत हो गया। उसे अपना स्नायु मंडल शांत और स्वस्थ लगा। उसे यह उचित लगा कि आपाधापी से भरे जीवन में 4 दिन का समय ध्यान के लिए निकाला जाए। स्वामी जी के विचार उसे मौलिकता और ताजगी से भरे लगे। जहाँ अधिसंख्या गुरुजन धर्म को महामंडित करते हैं, किरीट के स्वामी जी केवल अध्यात्म पर बल देते हैं। चिंतन मनन और आत्मशुद्धि उसके सरल मार्ग के सिद्धांत है। सरल मार्ग मिशन के भक्त उन भक्तों से नितांत भिन्न थे जो अपने शहर में साल दर साल माघ मेले में आते देखे थे। दीनता की प्रतिमूर्ति बने वे भक्त असाध्य कष्ट झेलकर प्रयाग के संगम तट पर पहुंचते। निजी संपदा के नाम पर उनके पास एक अदद मैली कुचैली गठरी थी। साथ में बूढ़ी माँ या
आजी और अंटी में गठियाते 10-20 रुपए। कुंभ के पर्व पर लाखों की संख्या में ये भक्त गंगा मैया तब पहुंचते डुबकी लगाते और मुक्ति की कामना के साथ वापस लौट आते। संज्ञा की बजाय सर्वनाम बनकर जीते वे भक्त बस इतना समझते कि गंगा पतित पावन है, उनके कृत्यों की ताड़नी है। इससे ऊपर तर्क शक्ति विकसित करना उनका अभीष्ट नहीं था। पर किरीट के स्वामी कृष्ण स्वामी जी महाराज के भक्त समुदाय में एक से एक सुशिक्षित उच्च पद अधिकारी और व्यवसायी थे। कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर, कोई बैंक ऑफिसर तो कोई प्राइवेट सेक्टर का मैनेजर, यहाँ तक कि कई चोटी के कलाकार भी उनके भक्तों में शुमार थे। साल में 4 बार वे अपना शिविर लगाते थे। देश के अलग अलग नगरों में, समूचे देश में उनके भक्त वहाँ पहुँचते थे। उनके कुछ विदेश भक्त भी थे जो भारतीयों से ज़्यादा स्वदेशी बनने और दिखाने की कोशिश करते थे। पवन ने 2-4 बार स्वामी जी का प्रवचन सुना। स्वामी जी को की वक्तृता असरदार थी और व्यक्तित्व परम आकर्षक था। वे दक्षिण भारतीय तहमत के ऊपर उत्तर भारतीय कुर्ता धारण करते थे। अन्य धर्माचार्यों की तरह उन्होंने न केस बढ़ा रखे थे न दाढ़ी। वे मानते थे कि मनुष्य को अपना बाह्य स्वरूप भी अंतर स्वरूप की तरह स्वच्छ रखना चाहिए। उनका यथार्थवादी जीवन दर्शन उनके भक्तों को बहुत सही लगता। वे सब भी अपने यथार्थ को त्याग कर नहीं, उससे 4 दिन की मोहलत निकाल कर इस आध्यात्मिक हॉलीडे के लिए आते। वे इसे एक अनुभव मानते। स्वामी जी एकदम धारदार विश्वसनीय अंग्रेजी में भारतीय मनीषा की शक्ति और सामर्थ्य समझाते। भक्तों का सिर देश प्रेम से उन्नत हो जाता। स्वामी जी हिंदी भी बाखूबी बोल लेते। महिला शिविर में वे अपना आधा वक्तव्य हिंदी में देते और आधा अंग्रेजी में। सरल मार्ग मिशन आरंभ करने से पूर्व स्वामी जी PPK कंपनी के कार्मिक प्रबंधक थे। मिशन की संरचना, संचालन और कार्य योजना में उनका प्रबंधकीय कौशल देखने को मिलता था। शिविर में इतनी भीड़ एकत्र होती पर न कहीं अराजकता होती न शांति भंग। अनजाने में पवन उनसे प्रभावित होता जा रहा था, पर किसी भी प्रभाव की अत्यधिकता उस पर ठहर नहीं पाती, क्योंकि काम के सिलसिले में उसे राजकोट के आसपास के क्षेत्रों के अलावा अहमदाबाद भी जाना था। तो दोस्तों, ये रहा सेकेंड पार्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।